वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 401 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं और ये न्यू सिलेबस के मुताबिक आपको करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। IAS स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ये जो है IFRS का जो है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड मौजूद है और जो कि बैकबोन फॉर्म करता है जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, और पाकिस्तान के अंदर इन्हीं स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट भी किया जाता है और एनफोर्स भी किया जाता है जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से। रेगुलेटरी बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास SECP आ जाता है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और गाइड किया जाता है इसको ICAP की तरफ से जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान है। और पर्पस क्या होता है इन स्टैंडर्ड्स का? इन स्टैंडर्ड्स को क्यों बनाया गया? ताकि इंश्योर किया जाए ट्रांसपेरेंसी रहे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसके अलावा कंपेरेबिलिटी, ये कंपेयर भी कर सकेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही स्टैंडर्ड पे बने होंगे तो आपस में उनको कंपेयर भी करेंगे और क्रेडिबिलिटी भी उनकी होगी, रिलायबिलिटी होगी। और ये तमाम चीज़ें क्रिटिकल भी होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा क्रेडिटर्स जो हैं उनके लिए भी और रेगुलेटर्स जो हैं उनके लिए भी। इन IAS और IFRS के साथ अगर जो है वो कंपनीज जो है वो जुड़ी रहेंगी तो उससे क्या होता है कि वो अलाइन रखेंगी ख़ुद को जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को वो पूरा कर सकेंगी। जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है या जो स्टेटमेंट से ज़्यादा क्रेडिबल भी होंगे और यूज़फुल भी होंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। सो नाउ दी IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं। IASB कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो बुनियादी प्रिंसिपल हैं प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और ये डिफ़ाइन करता है ऑब्जेक्टिव्स जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोवाइड किया जाता है यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है किसको, इन्वेस्टर्स को, लैंडर्स को, और इसके अलावा जो दूसरे स्टेक होल्डर होते हैं, ताकि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की जा सके। और क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की अब अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है वो रिलेवेंसी आ जाती है कि कितनी ज़्यादा रिलेवेंसी का होना, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का होना, कंपेरेबिलिटी का होना, अंडरस्टैंडेबिलिटी का होना, ताकि इंश्योर किया जाए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी है, मीनिंगफुल भी है और यूज़फुल भी है। अब लोकल एप्लीकेशन देखें इसकी पाकिस्तान के हिसाब से, तो जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो फॉलो करती है IFRS को एज अडॉप्टेड लोकली, और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क गाइड सर्व करता है एज अ गाइड के तौर पे जब कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो ये फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है ऑडिटर्स और जो रेगुलेटर्स होते हैं इंश्योर करने में कंसिस्टेंट और ये कि कंप्लाइंट रहा जाए जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं कंपनीज में। सो नाउ दी प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके हिसाब से हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। IAS 1 जो है वो स्पेसिफाई करता है कंप्लीट सेट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर हमें तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेट मिलता है, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट भी। और ये एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव व्यू कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ। और पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो कंपनीज़ को लाजमी तौर पे कंप्लाई करना चाहिए IAS 1 के साथ, और साथ में जो SECP और ICAP की गाइडलाइन है, ताकि इंश्योर किया जाए रेगुलेटरी कंप्लाइंस यानी कि रेगुलेशंस के मुताबिक हो सके। तो अब जैसे हम प्रेजेंटेशन की बात करें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, तो जैसे कि कराची मैन्युफैक्चरिंग फर्म जो है वो क्या करती है, सेपरेट करती है करंट और जो नॉन करंट एसेट्स हैं इन दोनों को भी सेपरेट किया जाता है, और लाइबिलिटी को भी, ताकि लिक्विडिटी क्लैरिटी हो सके। ये स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर करती है क्लैरिटी, एक क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी किन को मिलती है, इन्वेस्टर्स को मिलती है, रेगुलेटर्स को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और उससे होता क्या है कि ट्रस्ट बिल्ड होता है, कंपैरेबिलिटी होती है। बिज़नेस के तमाम बिजनेसेस जो हम देखते हैं पाकिस्तान में ऑपरेट हो रहे हैं,
सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, अब ये जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से है, इसके बारे में देखते हैं। IAS 7 जो है वो मैंडेट करता है प्रेजेंटेशन जो है कैश फ्लो, जिसको कैटेगराइज किया गया 3 हिस्सों के अंदर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि क्लियरर फाइनेंशियल एनालिसिस हो सके। और ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है स्टेक होल्डर को असेस करें कंपनी की लिक्विडिटी की, कितना कंपनी के पास लिक्विड है। लिक्विड से मुराद ये कि पेमेंट तो मतलब जो है उसको प्रॉफिट में तो है, लेकिन उसको पेमेंट जो है वो कितनी तेज़ी से रिसीव हो रही है। और कैश मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो भी। अब पाकिस्तान के अंदर कंपनीज जो कि लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो टिपिकली यूज़ करती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का टिपिकली तौर पे यूज़ करते हैं, जबकि डायरेक्ट मेथड भी अलाउ है, ऐसा नहीं है कि वो अलाउ नहीं है। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एग्जाम्पल हम बात करें तो एक लाहौर बेस्ड IT फर्म जो है वो रिपोर्ट करती है कैश जो रिसीव हुआ क्लाइंट से उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर, और जो परचेज ऑफ इक्विपमेंट है उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंडर, और लोन रीपेमेंट्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर। सो अंडरस्टैंड करना इन कैश फ्लोज को ज़रूरी होता है पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट है, ताकि मॉनिटर किया जाए लिक्विडिटी और सपोर्ट किया जाए इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। नाउ द करंट एंड नन करंट लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ की हम बात करते हैं। सो IAS 37, 12 और जो 19 है ये प्रोवाइड करते हैं गाइडेंस जो है रिकग्नाइज करने के हवाले से और मेजर करने के हवाले से जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, और लाइबिलिटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है करंट के तौर पर। हम देखते हैं कि उनको करंट लाइबिलिटीज़ के तौर पे क्लासिफाई किया जाता है अगर ये विद इन 12 मंथ में ड्यू होती हैं, और नन करंट किया जाता है अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा में ड्यू होती हैं। तो एक्यूरेट क्लासिफिकेशन ज़रूरी होती है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और रिस्क असेसमेंट के लिए भी। और पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है कि एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लें इसकी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कराची मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो क्लासिफाई करती है बैंक लोन को जो कि ड्यू है नेक्स्ट ईयर एज अ करंट, और 1 ड्यू इन 5 ईयर्स एज नन करंट। यानी जो लोन नेक्स्ट ईयर के लिए ड्यू है वो करंट है, और जो 5 ईयर्स के लिए ड्यू है वो नन करंट है। सो एम्प्लॉई बेनिफिट्स जैसे कि ग्रेचुटी वगैरह, इनको अकाउंट किया जाता है IAS 19 के अंडर, और जो कि इंश्योर करता है कंप्लाइंस होना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। अच्छा, प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो है वो हेल्प करता है ऑडिटर्स को, रेगुलेटर्स को, इन्वेस्टर्स को कि एवेल्यूएट करें कंपनीज़ के फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको इफ़ेक्टिवली। सो नाउ दी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स की हम बात करते हैं। सो करंट एसेट्स जो होते हैं इसके अंदर कैश भी आ जाता है, और कैश जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है एक्चुअली। इसके अलावा इसमें इन्वेंट्रीज़ भी आ जाती हैं, जो सामान रखा हुआ है बेचने वाला है, रिसीवेबल है जो रिसीव करना है, प्री पेमेंट्स पहले से जो पेमेंट कर दी है हमने, और ये जो है एसेंशियल होता है बिज़नेस ऑपरेशंस के लिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैल्यूशन के लिए। IAS 2 होता है जो कि गवर्न करता है इन्वेंट्री वैल्यूशन जो है लोअर ऑफ कॉस्ट पे या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। IAS 7 होता है जो कि एड्रेस करता है कैश और कैश इक्विवेलेंट, और IFRS 9 होता है जो कि अप्लाई किया जाता है रिसीवेबल को। सो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज जो है उनको लाजमी तौर पे इंश्योर करना चाहिए कि एसेट ना तो ओवर स्टेट किया जाए, ना ज़्यादा उनको बताया जाए, कि मेंटेन किया जाए फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। सो एक्यूरेट एसेट वैल्यूएशन रोकता है ओवर स्टेटमेंट्स को भी, ज़्यादा बता दिया जाए, और सपोर्ट करता है लिक्विडिटी एनालिसिस और जो स्टेक होल्डर की डिसीजन मेकिंग होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक लाहौर रिटेलर रिकॉर्ड करता है अनसोल्ड गुड जो है लोअर ऑफ कॉस्ट परचेज कॉस्ट के ऊपर या इनकम के ऊपर, या फिर जो प्राइस होते हैं अंडर IAS 2। सो बैंक बैलेंस और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उनको डिस्क्लोज़ किया जाता है एज अ कैश इक्विवेलेंट। और एक्यूरेट वैल्यूशन जो होती है करंट एसेट्स की वो ज़रूरी होती है लिक्विडिटी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेक होल्डर्स की तरफ से। नाउ दी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो उसके अंदर बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ट्रेजरी बिल्स आ जाते हैं, जिनको IAS 32 के ज़रिए गवर्न किया जाता है, और IFRS 9 भी।
और ये स्टैंडर्ड्स आउटलाइन करते हैं कि कैसे रिकग्नाइज किया जाए, मेजर किया जाए इन्वेस्टमेंट्स जो कि बेस करती है इंटेंट के ऊपर, और यूज़ करते हुए अमोटाइज कॉस्ट या फिर जो है वो फेयर वैल्यू। और पाकिस्तान के अंदर एक कॉरपोरेट एंटिटी जो है इन्वेस्ट कर रही है ट्रेजरी बिल में, उसको लाजमी तौर पे डिस्क्लोज़ करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स को एक्यूरेटली तौर पर, ताकि रिफ्लेक्ट किया जाए रिस्क एक्सपोजर को। सो प्रॉपर अकाउंटिंग जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो क्रिटिकल होती है बैंक्स के लिए और पोर्टफोलियो कंपनीज और इन्वेस्टर्स भी, और क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करता है फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। नाउ द फिक्स्ड एसेट्स, IAS 16 जो है वो गवर्न करता है अकाउंटिंग जो है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट के लिए, और इसके अंदर क्या होता है कि रिकग्निशन और डेप्रिसिएशन मेथड आता है। फिक्स एसेट्स जो होते हैं उसके ऊपर जो वो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसमें कमी आती जाती है जब वो इस्तेमाल होते रहते हैं। और डेप्रिसिएशन मेथड्स होते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है ये स्ट्रेट लाइन मेथड का इस्तेमाल करते हुए भी, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी इस्तेमाल करते हुए। और रिवैल्यूएशन मॉडल है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया जाता है गेन और लॉस जो उनको रिपोर्ट किया जाता है दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम होती है उनमें। सो एक्यूरेट वैल्यूएशन जो फिक्स एसेट की ज़रूरी होती है लोन अप्रूवल्स के लिए, टैक्सेशंस के लिए जो इन्वेस्टर रिपोर्टिंग होती है, और इंश्योर किया जाए कि जो SECP है और जो ICAP है उसके साथ कंप्लाइंस रखा जाए। सो नाउ दी समरी, अब समराइज़ करते हैं आज के इस लेसन को। तमाम जितनी भी कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान में उनको रिक्वायर्ड है कि वो प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक, क्योंकि उसी को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है और जिस तरीके से लोकली इसको अडॉप्ट किया गया है। और अंडरस्टैंड करें और अप्लाई करें IAS स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और कंपेरेबिलिटी और रिलायबिलिटी होना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। हर सेक्शन जो है वो डिस्कस करता है कनेक्ट्स स्पेसिफिक IAS स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि क्रिटिकल होता है ऑडिट, रेगुलेटरी कंप्लायंस और इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए। जुड़े रहना इस स्टैंडर्ड्स के साथ मजबूत करता है इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को, और इसके अलावा सपोर्ट करता है ओवरऑल जो इंटीग्रिटी है फाइनेंशियल पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम होता है उसकी। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।